नमस्कार, SRBP डिग्री कॉलेज में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों के सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए हम आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिवीजन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष, जो कि आपका कंपलसरी पेपर है, इस पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम बताएंगे। इसमें आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा इसकी प्रकृति बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तथा शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उनको आगे की ओर बढ़ाना या उनका विकास करना। बालक जब छोटा होता है तो उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो जो छिपी हुई होती हैं उनको बाहर निकालना, सुसुप्तावस्था से बाहर निकाल करके उनको विकसित करना ही शिक्षा है। अब बात करते हैं कि शिक्षा के दूसरे अर्थ की उत्पत्ति। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से भी बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना व सिखाना। इस प्रकार शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया मानी गई है। हम बात करेंगे शिक्षा की परिभाषाओं की। शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं? मीनिंग ऑफ एजुकेशन हो गया है आपका। हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, शिक्षा की परिभाषाएं। तो शिक्षा की परिभाषाएं इसमें भारतीय विचारकों द्वारा कुछ दी गई हैं और कुछ पाश्चात्य विचारकों द्वारा दी गई हैं। भारतीय विचारकों द्वारा जो आपकी परिभाषाएं हैं, उपनिषद में बताया गया है कि शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम है। आपके विवेकानंद जी ने बताया है कि शिक्षा मानव में निहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से कुछ आपके पाश्चात्य विचारकों ने भी शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें आपके कांत महोदय ने बताया है कि शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ऐसे ही पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। हम बात करेंगे आपकी शिक्षा की प्रकृति की, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की जो प्रकृति है, इसमें अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें से इन्होंने शिक्षा को इस प्रकार से निर्धारित कहा है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, इन्होंने शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना है, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को लेकर के व्यक्ति आगे समाज की ओर उन्मुख होता है। आपका जो शिक्षा है उसको एक सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है, क्योंकि यह एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। जैसे शिक्षक है, शिक्षार्थी है, आपका पाठ्यक्रम हो गया, इन सब के बीच में रह करके शिक्षा की प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया माना गया है कि इसमें एक सीखने वाला है, दूसरा सिखाने वाला है, तीसरा आपका जो पाठ्यक्रम हो गया जिसके द्वारा बालक सीखता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया भी मानी गई है, क्योंकि समाज में रह करके ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा को अति व्यापक प्रक्रिया माना गया है। इसकी जो विषय सामग्री और पाठ्यचर्या होती है वह सीमित होती है, लेकिन इसके बाद भी यह व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा का स्वरूप का जो निर्धारण होता है वह समाज के दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति की वैज्ञानिक प्रगति पर भी निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो शिक्षा को विज्ञान और कला
दोनों माना गया है। इस पर विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने अपने विद्वानों के मत हैं, उन्होंने अपने मत प्रकट किए, लेकिन विज्ञान और कला दोनों ही दृष्टिकोणों से शिक्षा को माना गया है। अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसमें हम विज्ञान इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनके स्थान, समय और निश्चित जो दृष्टिकोण होते हैं, जो नियम होते हैं, ये सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसमें सत्य की खोज और तथ्यों का निरूपण किया जाता है। ये दृढ़ और अपरिवर्तनशील होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य को देखा जाए तो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, सभी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। इसके जो उद्देश्य होते हैं, जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं, वो भी योजनाबद्ध तरीके से होती हैं। अतः शिक्षा को विज्ञान के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये अपरिवर्तनशील होते हैं और ये पहले से ही निर्धारित होते हैं। अगर हम बात करें कि कला की दृष्टि से, तो कला का अर्थ होता है व्यवहारिक कुशलता से। व्यवहारिक कुशलता, विज्ञान जो होता है वो कार्य को सीखना है और कला कार्य को व्यवहार में लाना है, प्रैक्टिकल। हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इसको हम प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे। तो कला का उद्देश्य जो होता है वो विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उनको व्यवहारिक रूप से अपने आप में, अपने व्यवहार में लाना ही शिक्षा है। तो यह कलात्मक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से शिक्षा को उपयोगी माना गया है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों की। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि बिना उद्देश्यों के शिक्षा ऐसे होती है, इसमें एक भाटिया जी ने कथन दिया है कि उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान होता है जो समुद्र की लहरों से थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती है। इसलिए कहते हैं कि उद्देश्य, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं, सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, ज्ञानार्जन का भी उद्देश्य होता है, चरित्र निर्माण का भी उद्देश्य होता है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य होता है, सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य होता है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य होता है, पूर्णता का उद्देश्य होता है। ये आपके उद्देश्य आपसे बताए गए हैं। बात करते हैं, अगर व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करें, जो आपके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, इसमें बोलचाल, भाषा, व्यवहार में परिवर्तन आता है। दूसरों के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको हम समझते हैं। व्यक्तिगत जो उद्देश्य होते हैं ये व्यक्ति का निर्धारण करते हैं कि उसके अपने कुछ व्यवहार हैं, कुछ उसके अपने उत्तरदायित्व हैं जिनको उसे पूरा करना चाहिए। इसमें नन का एक कथन है कि शिक्षा की ऐसी दशा उत्पन्न होनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन का अपना मौलिक योगदान दे सके। शिक्षा अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जब राष्ट्र, समाज तथा शिक्षा की जो संस्थाएं हैं ये सभी मिलकर के एक दिशा में कार्य करें। जो उद्देश्य होते हैं व्यक्ति के वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व का विकास करता है। तो जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विकास करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं जो आपके व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, इसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार जो होता है उसमें परिवर्तन लाता है। परिवर्तन व्यक्तित्व, तरीका, बोलचाल, भाषा, सभी चीजें सीखता है। अब हम अगर बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य की, तो परिवार के प्रति, अपने गांव, देश, घर सभी के प्रति उसके अपने उत्तरदायित्व हैं जिनको वो समझता है, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है कि उसको समाज में अपने कुछ उद्देश्य में उनका निर्वहन करना है। जो समाज है, राज्य है, उसका व्यक्ति एक अंग होता है। सामाजिक जो उद्देश्य होते हैं उसका अर्थ सामाजिक दक्षता से भी लगाया जाता है।
जैसे व्यक्तियों में सहयोग की भावना का विकास करना, ये सामाजिक भावना के आधार पर होता है। समाज विहीन जो व्यक्ति हुए वो उसकी एक कल्पना जिससे खोज होती है, वो एक मनुष्य अकेला माना जाता है। तो समाज विहीन व्यक्ति अकेला व्यक्ति की कल्पना की खोज है, ये रेमंड ने कहा है। इस प्रकार व्यक्ति के अपने कुछ सामाजिक उद्देश्य होते हैं जो अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी के प्रति होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना है। कहते हैं ज्ञान के लिए ज्ञान, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है वो हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऐसे ही जो चरित्र का निर्माण होता है, उत्तम चरित्र का निर्माण करना भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति होता है, इसमें राधा कृष्ण जी ने कहा है कि भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। इसलिए व्यक्ति के अंदर ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए जिससे एक नैतिक, एक चारित्रिक व्यक्ति का विकास किया जा सके, निर्माण किया जा सके, उसके चरित्र का विकास तथा निर्माण हो सके। इसी प्रकार जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति को भौतिक रूप से तो संपन्न बनाती है, लेकिन उसे उसके जीवन में उच्च आदर्श भी प्राप्त करने के लिए, पूर्ण जीवन के लिए तैयार करती है। यह जीविकोपार्जन का उद्देश्य है जो एक व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार भी करती है। सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य होता है उसमें यह बताया गया है कि जो शिक्षा है वो जीवन के सभी अंगों को विकास के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। जो जीवन के सभी अंग हैं उनका विकास किया जाना चाहिए, जिससे जीवन आगे की ओर, पूर्णता की ओर बढ़ सके। व्यक्ति का विकास जो होता है वो एक क्षेत्र में न करके बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया जाए। ये इसके इस जीवन का उद्देश्य है। जो हमारा सर्वांगीण विकास कहता है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास की बात करता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट डे। इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन बन रहे हों उन्हें आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हों वो आप क्लियर कर सकते हैं।